कि अगर ये है, ये समता मूलक शिक्षा कि अगर ये है तो सबके लिए हो, अगर ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। डॉक्टर प्रदीप जैन सर से आग्रह है कि इस पर प्रकाश डालें। मेरा विषय है समता मूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। मूल बात तो ये है कि हजारों सालों की समस्या है ये समता मूलक और समावेशी शिक्षा, और कोशिश है कि 1986 की नीति में, 1992 की नीति में और अब जो 2020 की नीति है इसमें सुलझा लिया जाए। हजारों से सुलझी नहीं है, अब उसको नया जामा पहनाने की कोशिश है, और जब कोई चीज़ दुविधा बन जाए तो उसको सुविधा बनाने का प्रयास होता है, और समता मूलक शिक्षा के माध्यम से उसी दुविधा को सुविधा बनाने का प्रयास है। दुविधा क्या है? जब प्रतिभा की उपयोगिता ना हो, प्रतिभा को सुअवसर ना मिले, प्रतिभा को एक ढांचा नया दिया जाए तो वो दुविधा बन जाती है। जब प्रतिभा को सही रोजगार नहीं मिलेगा तो वो चोरी करने में अपनी प्रतिभा अपनाएगा। तो समता मूलक और समावेशी शिक्षा के माध्यम से प्रतिभा को एक ढांचा दिया जा रहा है, उसको एक व्यवस्था दी जा रही है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, वर्तमान में बहुत कारें खरीदी जा रही हैं, पर टीचर की जॉब है, दुनिया भर की सबकी जॉब है, ड्राइवर की भी एक जॉब है, पर उसका कोई व्यवस्था नहीं है कि भाई इसका कोई पोर्टल हो और ये भी एक रोजगार है, जॉब नहीं है। और इवन ड्राइवर की जॉब तो इतनी बड़ी है कि अगर वो प्रधानमंत्री को भी ले जा रहा है, मूड अगर खिसक गया तो वो प्रधानमंत्री को भी खिसका सकता है। इसका मतलब ड्राइवर की जॉब बहुत बड़ी है। अब ड्राइवर की जॉब इतनी भी बड़ी है कि अगर कार बीच में बिगड़ गई तो वो पूरा नट बोल्ट खोलकर, पूरा इंजीनियरिंग करके बस रास्ते में बिगड़ जाती है तो वो ड्राइवर और कंडक्टर खोल खाल के उसे सुधार के फिर से गंतव्य तक, मंजिल तक ले जाते हैं। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि किसी भी रोजगार को कमतर ना आंकते हुए, किसी भी मुद्दे को, किसी विषय को कमतर ना आंकते हुए, सभी लोगों को समान सुअवसर देते हुए, और प्रत्येक कार्य को छोटा भी हो तो उसे छोटा ना मानकर बड़ा रूप सभी को समान व्यवस्थित देना। और बच्चों की अपेक्षा से अगर मूल उद्देश्य यह है कि एक यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, इसने पूरा भारत में रिसर्च किया तो ये जाना कि जो 19.6% अनुसूचित जाति एससी के छात्र थे वह विद्यालय छोड़ रहे हैं और बच रहे हैं 17.3। कहां पर? प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा में। ऐसे ही 3% की कमी आई है एसटी के छात्रों में, और यही समस्या है दिव्यांग, नया शब्द प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और इसके अलावा और भी हैं, ये किसी वर्ग विशेष में नहीं लेना चाहिए कि क्यों ये छात्र उच्च शिक्षा को छोड़ रहे हैं और क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 2009 में एक अधिनियम आया जो 2010 में उसे लागू किया गया अप्रैल से, जो था शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, और उसी को लाते हुए कि 14 वर्ष तक सभी शिक्षार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और निःशुल्क नहीं, इसके साथ एक और शब्द जोड़ा जिसे अपन बुंदेलखंड में कह सकते हैं पकड़ के बिठा के शिक्षा दी जाएगी, जिसका है अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अब अनिवार्य शिक्षा में बात यह है कि एक विद्यालय में हजारों प्रकार की प्रतिभाएं हैं। निजा फादली का एक शेर है कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, इसको भी देखो कई बार देखना। अब जब एक कक्षा में 30 विद्यार्थी और एक विद्यार्थी में 40-20 हजारों लोगों का प्रतिरूप है, वो कब इंजीनियर बनने का सोच ले, कब वो शिक्षक बनने का सोच ले, कब वो क्या बनने, कब पेंटर बनने का सोच ले, कब रंगाई पुताई का सोच ले, न जाने उसमें। क्योंकि रंगाई पुताई भी अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। अगर एमएफ हुसैन को हम जानते हैं तो रंगाई पुताई के चक्कर में ही जानते हैं, नहीं तो कौन जानता था। तो किस विषय की क्या उपयोगिता है, कैसी उसकी मार्केटिंग हो सकती है, आदर्श और गुण थोपे नहीं जा सकते हैं। आदर्श और गुण थोपे नहीं जा सकते हैं, ये केवल दिखाए जा सकते हैं, इनका प्रतिरूप स्थापित किया जा सकता है। बच्चे का मूड होगा तो वो सीखेगा, ना उसकी क्षमता होगी उतना वो ग्रहण करता जाएगा। एवोल्यूशन उसका होगा, एवोल्यूशन के बाद वो जिस फील्ड में अच्छा बेहतर करेगा उसके हिसाब से उसे क्रेडिट मिलता जाएगा, और उस हिसाब से वो नई फील्ड में अपने आप जाता जाएगा। अब जब एक क्लास में अनेक प्रतिभाएं हैं
और उन्हें आप एक कमरे में बंद करेंगे कि 40 बच्चों को बैठना है, और उसके बाद नाम देंगे समावेशी शिक्षा, और उसके बाद एक शिक्षक जाएगा, एक लेक्चर देगा और निकलेगा 1 घंटे का। कैसे संभव है कि 40 छात्र और प्रत्येक छात्र में 20-20 लोगों की क्षमताएं, कि वो इतने ज्यादा प्रोस्पेक्टस उसमें है, ये भी जानता है, वो ये भी करना चाहता है, ये भी करना चाहता है, ये भी, और अब 40 इंटू 20 करें हम 40 में गुणा का, तो यूं समझ लें अगर हम परिकल्पना करें तो एक क्लास में हजारों छात्र हैं, मतलब हजारों 800, तो 800 छात्र हैं और ना जाने कितने छात्र हैं एक कक्षा में, और एक शिक्षक उसको हैंडल कर रहा है। और ये अवधारणा है कि समावेशी शिक्षा की। तो अब इसे कैसे सुलझाया जाए, कैसे उनमें आदर्श पिरोए जाएं, और क्या इसका सरल निकलेगा, हल निकलेगा, ये हल इसमें करने का प्रयास है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनईपी आ तो गई है 2020 में, पर अभी हर शिक्षा नीति आने के बाद एक आता है एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो अभी आया नहीं है, अभी आनी है। अब कैसे लागू होगी, इसे समता मूलक और समावेशी शिक्षा को एक ही क्लास में 800 प्रकार के छात्र पढ़ने वाले हैं, समय है 1 घंटा, इसका क्या परिप्रेक्ष्य है, तो ये एनसीएफ में वो हमें बताने वाले हैं। पर ये पक्की बात है कि इसके लिए कुछ ना कुछ इस तरीके का समाधान होना चाहिए कि मान लो एक घर में जैसे माता राम को खाना बनाना भी आता है, तो कभी शीत हो गया तो पेट सेंकना भी आता है, कभी आपको सर्दी हो गई तो वो लहसुन और दुनिया भर का देके उनका समाधान भी निकाल लेते हैं। तो एक समावेशी शिक्षा में ये बताया जा रहा है कि जो पुराने लोग होते थे उनको आता था कि घर में कोई छोटी मोटी समस्या है तो वो कर लें, तो उस क्लास में भी एक अच्छा ड्राइवर भी बने, एक अच्छा पेंटर भी बने, एक अच्छा गणितज्ञ भी बने, भाषा का भी ज्ञाता हो, केमिस्ट्री का भी ज्ञाता हो, और कहीं अगर चंद्रगुप्त जैसे, चाणक्य जैसा महर्षि भी पैदा हो जाए कि कभी कोई टेढ़ा राजनेता आ जाए तो उसको सीधा करने की हिम्मत रखने वाले, अच्छा नेतृत्व संभालने वाले लोग भी उस सभा में हो, उस कक्षा में हो, तो शिक्षक का ये उद्देश्य रहेगा कि उसको वो संभाले, उनकी प्रतिभा को उभारे और उनको आगे लाए। अब बात है कि RWP अधिनियम 2016 के अनुसार इसमें एक और है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इनको भी इन्होंने शामिल किया है कि पहले तो जब 6 वर्ष का बच्चा होता था तो उसको शामिल करते थे, अब 3 वर्ष का होगा और उसे स्कूल भेजा जाएगा और वो वहाँ खेलेगा, खेल खेल में भाषा और कूदने ऊंदने का ज्ञान लेगा, कितने में क्या गेंद पकड़ना है, कितने में उसको जजमेंट करना वो सीखेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर हम अपने ही कमरे की अगर बात करें तो मैं जहां तक इतना अनुभव कर पा रहा हूं कि यहाँ भी इसी कमरे से अगर इसे कक्षा मान लें, समावेशी कक्षा, तो इसी कमरे में हजारों प्रकार के लोग हैं। कुछ सुनना भी पसंद करते हैं, कुछ सुनना और सुनाना दोनों पसंद करते हैं, कुछ सुनना और अपने मन की करना पसंद करते हैं, कुछ सुना दिया अब तुम जानो या तुम्हारा काम जाने, हमारा काम सुनाना था। सुनना वाले, सुनाने वाले, करने वाले, कराने वाले, कई प्रकार के लोग हैं। अच्छा, ऐसे कम लोग बहुत हैं जो सुनते भी हैं, करते भी हैं और दूसरों को प्रमोट भी करते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो एक जो हमें शिक्षार्थी को भी देना है, विद्यार्थी को भी देना है, वो में से बहुत कम लोग हैं, वो है कि जो सुनते सुनाते तो सब हैं, पर उनका एक खुद का मोटो होता है, उनका खुद का एक योजना होती है, खुद का एक उनका उद्देश्य होता है कि सुनना सुनाना तो लगा रहेगा, मेरा उद्देश्य ये है, मुझे इस अनुसार चलना है, अब इसकी सुनना है और इसकी नहीं सुनना है, इसके अनुसार चलना है। मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास एक योजना होती है। समावेशी शिक्षा में भी यही है, बेटा तुम्हें जो सुनना है सुनो, जो करना है करो, घर से जो सीखा, पृष्ठभूमि से जो सीखा, अपनी कमियों में जो तुमने सीखा, अनुकूलताओं में, प्रतिकूलताओं में जो कुछ सब तुमने सीखा, वो सबको तुम विकसित करो। साथ ही साथ स्कूल में आकर एक उद्देश्य ये भी सीखो कि अच्छा नागरिक बनना है और इस धारा में बहना है, ये लिया है। इसके बाद जो मैं कह रहा था कि ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में 1 से 3 अध्याय इसका अलग से उन्होंने चर्चा की है। इसके साथ एक सेक्टर ये अलग बनाने की चर्चा है कि भारत में जैसे कई भौगोलिक परिक्षेत्र, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, तो इनको एजुकेशनल जोन बनाने हैं पूरे भारतवर्ष में, अलग अलग क्षेत्रों में, कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, ये क्षेत्र विकसित है, तो यहाँ पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे अपने दमोह को पिछड़ा हुआ शिक्षा के क्षेत्र में घोषित किया था, तो एक इन्होंने पेपर लिया और उसके अनुसार फिर जज करेंगे, अब रिजल्ट आएगा जब क्या रहेगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी बात की गई है। कुल मिला के कुछ जो कमियां हैं उन पर चर्चा, क्योंकि समीक्षात्मक रूप से चर्चा होनी थी, तो यही है कि एक यूनिवर्सल डिजाइन
लर्निंग का सिस्टम होना चाहिए। अमेरिका में ये सिस्टम चलता है। अमेरिका में यह है कि प्रत्येक छात्र की जानकारी उस टीचर को रहती है कि इस छात्र को क्या समस्या है, इस छात्र की क्या क्षमताएं हैं। जब मैंने 9th और 9th की कक्षा की कॉपियां चेक की थी तो उन कॉपियों के ऊपर मैंने 2-2, 3-3 शब्दों के मैं लिख दिया कुछ कि बेटा तुम्हारे परिवार में ये समस्या है, तुम्हें इस चीज में बढ़ने की जरूरत है। आप अभी कॉपी देखेंगे 9th की तो उसमें रेड पेन से लिखा हुआ है। जब मैंने उन कॉपियों को बच्चों को सुनाना शुरू किया तो बच्चे आश्चर्यचकित थे कि सर आप हमारा नाम तक जानते नहीं हो, फिर हमारी परिवार की हिस्ट्री कैसे बता पा रहे हैं। उसका रीजन था कि उनने कॉपी में लिखने का तरीका, पेन राइटिंग का तरीका, या उन कैसे राइटिंग क्वेश्चन का आंसर वो उसमें लिख रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, कितनी समझ से लिखा है, नकल से लिखा है, अकल से लिखा है कि सकल, सब सारी चीजें उसमें समाहित करके जो दिया। तो ये सिस्टम था यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग का कि प्रत्येक छात्र की जानकारी हो कि उसमें क्या क्या क्षमताएं हैं, उनकी फाइल बने, फिर उनको अपन विकसित कर पाए, उनको ठोक पीट के कि भाई हाँ अब तुम में एक अच्छा कलश बनने की क्षमता है क्योंकि आप में इतना इतना। तो प्रत्येक छात्र की एक फाइल बने। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का एक सिस्टम होना चाहिए क्योंकि प्रतिभा की उपयोगिता अगर ना हो तो वो दुविधा बन जाती है। इसीलिए समता मूलक का एक ही संदेश है कि लागू कैसे और इसका 100% परिणाम कैसे निकले, इसका मूल्यांकन होता रहे और जो हम चाह रहे हैं वो कैसे इसका हल निकले। और सबसे ज्यादा काम भारत में हुआ है इसी पर। इतना काम इस क्षेत्र में भारत के अलावा किसी भी देश में नहीं हुआ और सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त हम ही हैं। समता मूलक और समावेशी शिक्षा से अभी भी हम लाइन पर नहीं आए हुए हैं और क्या इस पे करना चाहिए। तो एक यूनिवर्सल लर्निंग डिजाइन की बात डेवलप हमें होना चाहिए जैसे अमेरिका में हुई। अधिकाधिक शिक्षकों की जरूरत रहेगी अगर जब ये वाला सिस्टम लागू होगा। प्रत्येक छात्र का एक डाटा होना चाहिए। इसके अलावा जैसे होता है जितने वो कर देते हैं, टैक्स देते हैं, सरकार को उनसे फायदा होता है तो उनकी तो फाइल रहती है कि कौन कितना कमा रहा है और किसके यहाँ अपन को छापा डालना है। पर ये सरकार के पास बहुत कम जानकारी है कि कौन कितना अधिक जल्दी सीख लेता है, किसको किस योग हमें देना है, इसकी जानकारी सरकार के पास बहुत कम रहती। कर तो जल्दी वो पता चल जाता है हमको। तो ये भी सरकार के पास यदि जानकारी रहे तो एक काम बन सकता है। प्रोजेक्ट जो आजकल चल रहा है एक समावेशी शिक्षा में इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है कि प्रोजेक्ट वर्क जो दिया जा रहा है अपने ज्यादातर स्कूल्स में होता है कि प्रोजेक्ट का एक रजिस्टर डेवलप हो गया है और प्रोजेक्ट वर्क 20 नंबर का है, बेटा उस रजिस्टर में जो है लिख के ले आओ 20 नंबर मिल जाएंगे। इसका मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि ये दुरुपयोग होने लगा है। प्रोजेक्ट वर्क का उपयोग जितना अधिक समावेशी कक्षा में हो सकता है, समावेशी कक्षा का सदुपयोग प्रोजेक्ट वर्क से ज्यादा और कहीं हो ही नहीं सकता है। प्रोजेक्ट में वीडियो दें, कॉमिक्स का निर्माण करने का उपाय दें, ब्रॉडकास्ट बनाने का दें, सॉन्ग बनाने की बात करें, ड्रामा लिखने की बात करें, मॉडल बनाने की बात करें। अगर ये सब अपन उनसे करवाएंगे एक टॉपिक दे करके तो समावेशी कक्षा तो अपने आप निर्मित हो जाएगी। अलग अलग वर्ग, अलग अलग माइंड के बच्चे जब एक प्रोजेक्ट पे कार्य करेंगे तो यही तो उद्देश्य था समता मूलक और समावेशी शिक्षा का कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और अच्छा एक उद्देश्य के लिए सोचने लगे। तो प्रोजेक्ट पे हमें काम करना होगा क्योंकि शिक्षा अलग होनी चाहिए और लड़कों की शिक्षा अलग होनी चाहिए। इस पर कुछ शिक्षाविद सहमत भी हैं, ज्यादातर असहमत हैं। ज्यादातर असहमत का होना कारण यह है कि जितना अगर हम कहेंगे कि लड़कों की अलग होनी चाहिए उतने अधिक शिक्षकों की जरूरत होगी। 2 एक्सीलेंस बन जाएंगे, लड़कों का अलग लड़कियों की अलग। तो शिक्षकों की अधिक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो एक बहस का मुद्दा है, शिक्षाविद इसमें और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ एक CWSN का भी बात आई है। RTE निःशुल्क शिक्षा जो अनिवार्य शिक्षा है इसे कैसे लागू किया जाए, कहाँ इसकी कमियां हैं, कैसे इसे जज किया जाए, तो ये हमें करना होगा। और ये जंग कोई छोटी नहीं है। समता मूलक को बनाने के लिए बहुत सारे हथकंडे, बहुत उपाय, बहुत सिद्धांतों के पीछे हमें जुड़ना होगा और हम सबको एक साथ लगना होगा। अंत में यही कहूंगा कि अगर ये है ये समता मूलक शिक्षा कि अगर ये है तो सबके लिए हो, अगर ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। धन्यवाद।